हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस को रखा जा रहा है। इस तरह से लगभग 2300 प्लस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। किसी दिन ये संख्या बढ़ा दी जाएगी, कभी 50, कभी 100, कभी 150, इस तरह से किया जाएगा। हो सकता है कल परसों से ही हो जाए। ठीक है, तो ये जो है 4th लेक्चर है। अच्छा, ये हेल्पलाइन नंबर जो है, पहले वाला नंबर पे कॉल नहीं करना है, ये एक नया नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, ठीक है, अगर बात करनी होगी तो। ओके, तो ये जो है ये 4th लेक्चर है ना, ये 4th लेक्चर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 से 100। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र, द कल्टिवेबल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट इज। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 79.71 लाख हेक्टेयर है। ऐसे भी आपको याद रखना है और इस तरह से भी 79,716 या 14 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक ना। अब ये 1416 मैंने आपको बताया कि जब झारखंड गवर्नमेंट का डेटा होता है तो 79,714 लेना होता है, क्योंकि ये मेंशन किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा में 79,716 मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो हेक्टेयर में इतना आपको याद रखना है। ये टोटल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल है। चूंकि यह एक पठारी राज्य है, छोटा नागपुर का पठार है, इसलिए यहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ है। लेकिन फिर भी राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 47 से 48%, कुल क्षेत्रफल का लगभग 47 से 48% भाग जो है ये कृषि योग्य है। तो 79 लाख का जब आप 47% निकालते हैं तो ये अप्रोक्स आता है 38, है ना, 38 लाख हेक्टेयर ये आता है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79.7 लाख हेक्टेयर, और भले ही 38 लाख हेक्टेयर जमीन खेती लायक हो, इतना जमीन जो है खेती लायक है, लेकिन जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, नेट सोन एरिया, ये कितना है? ये 26% है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? पहले के क्वेश्चन है तो करंट अफेयर भी पहले का ही रहेगा। Okay, तो ये जो है 10 और 12 जनवरी 2019 को रांची के खेलगांव में इसका आयोजन हुआ था। और ये जो ग्लोबल स्किल समिट है, वर्ल्ड स्किल समिट या ग्लोबल स्किल समिट, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? झारखंड के युवाओं को कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना और उन्हें प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाना। इस एक दिन में झारखंड सरकार ने लगभग 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का रिकॉर्ड बनाया था। ये काफी चर्चा में रहा था ये, तो अब शायद आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रांची। ये कहाँ हुआ था? ये रांची के खेल गांव के ताना भगत इंडोर स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह जो है ये अलग अलग फेजेस में हुआ था। इसकी शुरुआत 1769 से होती है। 1769 से होती है, रघुनाथ महतो के नेतृत्व में होती है। और इसमें जो है अंग्रेजों ने भूमि जनजाति के लोगों को अपमानजनक तरीके से चुआर, चुआर का मतलब लुटेरा, असभ्य कहकर पुकारा था। ठीक है, तो 1769 से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सवाल उठता है कि विकल्प में 1769 नहीं है, तो 1767 होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, 1767।
तो 1767 ये क्यों हो सकता है? क्योंकि फर्स्ट बार अंग्रेजों का प्रवेश जो है झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, 1767 में ही हुआ था। इसी साल अंग्रेजों के खिलाफ जंगल महल क्षेत्र में अशांति शुरू हुई, जिससे व्यापक रूप से इन विद्रोहों का आरंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया जाता है। ठीक है। और बंगाल के क्षेत्र में ज्वार विद्रोह की शुरुआत इस समय से शुरू हो जाती है। तो ढाल विद्रोह और ये लगभग पैरेलली स्टार्ट होता है। लेकिन अगर देखा जाए एक परफेक्ट तरीके से ये कब स्टार्ट होता है? 1769। लेकिन 1769 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 67 को टिक करेंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ओके। तो चुआर जो है, चुआर क्या थे? जंगल महल के भूमिज लोग थे। जंगल महल के भूमिज लोग थे। और ये जो है जमींदारों के यहाँ पाइक या सिपाही का काम करते थे। इसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? रघुनाथ महतो, दुर्जन सिंह। देखिए ये जो नाम है रघुनाथ महतो, ये मेंशन किया गया है। अगर आप झारखंड सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे तो आपके पास एक रेफरेंस बुक होगा, जैसे कि वीरोत्तम राम तिवारी, तो इन पुस्तकों में मेंशन किया गया है। अलग से देखिए डिबेट, करंट में डिबेट जो चलता है उसको मैं नहीं पढ़ा सकता। जो पुस्तकों में है, जिसका जिक्र हुआ है, जिसका जिक्र ऑथेंटिक डेटा में हुआ है, तो उन सब को लेकर के चलना है ना। तो मैंने एक बार बताया था रघुनाथ महतो, तो बहुत लोगों ने बोला कि आप रघुनाथ सिंह को रघुनाथ महतो बोल रहे हैं। रघुनाथ महतो ये मेंशन किया गया है। ओके। तो किताब के हिसाब से चलना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, वो डिबेट अलग साइड रखना है, ये अलग रखना है। अच्छा, इस विद्रोह का, इस रिवोल्ट का स्लोगन क्या था? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था? तो यहां पर ऑप्शन डी इसको टिक करते हैं, 1769 है नहीं। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आते हैं 79। इसमें क्या है? खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। एक एक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है ये दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज रह चुकी हैं। तो आर्चरी ये तो ठीक है। दूसरा है MS धोनी, क्रिकेट, ये भी ठीक है। ओके। तीसरा जयपाल सिंह मुंडा, हॉकी, ये भी ठीक है। 1928 के एम्स्टर्डम है ना, एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी और गोल्ड मेडल दिलाया था। यहाँ पर है प्रतिमा कुमारी। ठीक है, प्रतिमा कुमारी। तो प्रतिमा कुमारी जो है झारखंड की एक बेहद प्रसिद्ध वेट लिफ्टर है। ये क्या है? वेट लिफ्टर है, ना कि रेसलर। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्होंने वर्ष 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीती थी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं? क्वेश्चन आप समझ गए। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम झारखंड हु इज आल्सो द स्टेट ट्रेजरर ऑफ बीजेपी एंड एन इंडस्ट्रियलिस्ट? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है महेश पोद्दार, ऑप्शन बी। महेश पोद्दार जो है ये झारखंड के एक जाने माने उद्योगपति हैं और लंबे समय तक बीजेपी के राज्य कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2016 में इन्हें झारखंड से जो है राज्यसभा का सांसद चुना गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये उस समय के करंट अफेयर का है, उस समय के करंट अफेयर और पॉलिटी को जोड़कर पूछा गया था। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर महेश पोद्दार हो जाए। बाकी जो आप देख रहे हैं जयंत सिन्हा, तो ये जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे हैं और हजारीबाग से लोकसभा सांसद हैं। राज्यसभा सांसद ये नहीं है। यहाँ पर कड़िया मुंडा है। कड़िया मुंडा जो है ये खूंटी से 8 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, लेकिन ये राज्यसभा से नहीं थे। रविंद्र कुमार पांडे ये गिरिडीह से लोकसभा सांसद रहे हैं। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी। तो अगर पुराना करंट अफेयर भी है फिर भी आप आंसर कर पाएंगे अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो। इसमें आपको ध्यान देना है कि राज्यसभा के लिए झारखंड से 6 सीट है और लोकसभा से 14 सीट है। ठीक है, यहाँ पर कड़िया मुंडा जो है इनको 2019 में
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है चीज। ओके, नेक्स्ट, झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? खरवार विद्रोह की बात हो रही है। तो जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में कई बार ऐसे विवादित प्रश्न आते हैं। विवादित क्यों बोल रहा हूं मैं? खरवार आंदोलन जो है ये असल में इसकी शुरुआत 1874 में संथाल परगना क्षेत्र से होती है। 1874 में संथाल परगना क्षेत्र से होती है और इसके जो मुख्य नेता थे भागीरथ मांझी थे, जिन्हें लोग जो है बाबा जी भी कहते थे प्यार से। ठीक है, इस आंदोलन में दुबई गोसाई, पटेल सिंह जैसे नेता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, ये जो आंदोलन है खरवार आंदोलन, ये मुख्य रूप से कैसा आंदोलन था? सुधारवादी आंदोलन था। ये सुधारवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था? जनजातीय समाज में फैली बुराइयों को दूर करना, जैसे कि हड़िया पीना, मांस खाना, और इसके साथ साथ एकेश्वरवाद मतलब एक भगवान की पूजा को बढ़ावा देना था। और इसी आंदोलन को जो है खरवार आंदोलन को साफा होड़ आंदोलन भी कहते हैं। साफा होड़ आंदोलन भी कहते हैं, तो इस नाम से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन सही होगा? नहीं, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका आंसर 1874। देखिए आसपास भी नहीं कि आप टिक कर दीजिए। 74 के आसपास नहीं है, ऐसा होता है कि 73 है, 75 है तो आप आंसर कर सकते हो, लेकिन नहीं है, तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि खरवार आंदोलन के जो नेता थे भागीरथ मांझी, उनका उपनाम बाबा जी था और इसकी शुरुआत 1874 में होती है। संथाल परगना क्षेत्र में इसका विस्तार होता है, खासकर गोड्डा जिले से इसकी शुरुआत होती है। नेचर कैसा था? अहिंसक और समाज सुधार आंदोलन था ये। ओके, नेक्स्ट, लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान क्या है? द रैंक ऑफ झारखंड इन आयरन और रिजर्व्स इज, क्या रैंक है? तो भारत में जो है हेमेटाइट, हेमेटाइट हेमेटाइट श्रेणी के उच्च कोटि के लौह अयस्क जो है आयरन और, इसका भंडार है। और इस मामले में झारखंड सेकंड पोजीशन पे आता है। आयरन और जो है कौन सा? खासकर हेमेटाइट याद रखना है। तो इसके रिजर्व के मामले में झारखंड का स्थान क्या है? सेकंड है, ऑप्शन बी। और झारखंड में आयरन की जो माइंस हैं वो मुख्य रूप से पश्चिम सिंहभूम में है। ठीक है, जैसे कि नोवा मुंडी हो गया, चिरिया हो गया, चिरिया पहाड़ भी बोलते हैं इसको। तो ये सब इंपॉर्टेंट माइंस हैं। ये पूरे एशिया में अपनी विशालता के लिए जानी जाती हैं। और यहाँ से टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट को रॉ आयरन मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है स्टील बनाने के लिए। ठीक है? तो आपको यहाँ पर याद क्या क्या रखना है? याद आपको ये रखना है कि नोवा मुंडी जो है, चिड़िया पहाड़ और चिड़िया खदान और नोवा मुंडी, इसमें कंफ्यूजन होता है। इसको आप समझिए कि जो नोवा मुंडी है ये बड़ी लोहे की खदानों में से एक है, लेकिन अभी जो है सबसे बड़ा खदान जो है वो चिड़िया पहाड़ है। चिड़िया ही याद रखिए, चिड़िया पहाड़ या चिड़िया, ये भारत का सबसे बड़ा संचित भंडार है आयरन ओर का। ठीक है, और किस आयरन ओर की बात हो रही है? हेमेटाइट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट, झारखंड के त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? त्रिकुट पहाड़ की बात हो रही है। त्रिकुट पहाड़ जो है झारखंड के देवघर जिले में है। ओके, और यहाँ यह जो पहाड़ है बाबा वैद्यनाथ मंदिर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रिकुट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 3 चोटियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 चोटियों के कारण इसको त्रिकुट कहा जाता है। और खास बात यह है कि इसी पहाड़ से झारखंड की प्रसिद्ध मयूराक्षी नदी का भी उद्गम होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पहाड़ है। ठीक है, दुमका जो है, दुमका यहाँ मसांजो डैम है जिसको कनाडा डैम भी कहते हैं। मलोटी मंदिर है यहाँ पर। पलामू में नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। ओके, रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर है। यहाँ पर मैंने भी बताया आपको मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी जो है इसको मोर नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़। ठीक है, और झारखंड का सबसे ऊंचा और पहला रोपवे जो है इसी पहाड़ पर स्थित है, त्रिकुट पहाड़ पर। झारखंड का सबसे ऊंचा रोपवे इसी पहाड़ पर स्थित है।
समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 24,770 फीट है। ठीक है। अच्छा, रिसेंट में 2022 में दो आपको याद होगा, अप्रैल 2022 में इसी त्रिकुट रोपवे पर एक बड़ा हादसा हुआ था। ठीक है। तो इस हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम रखा था ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़। तो इस ऑपरेशन के माध्यम से लोगों की जान बचाई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों जैसे मौकों पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झारखंड का जो है एक बेहद ही प्रसिद्ध और ओजपूर्ण मार्शल आर्ट डांस है, मार्शल डांस। कौन सा डांस है वो? पाइक, है ना? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइक हो जाएगा। पाइक या पाइका बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसे मुख्य रूप से मुंडा जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, वो सैनिक सैनिक जैसी पोशाक को पहनते हैं। सिर पर कलंगी कलगी जो होता है, मतलब रंगीन टोपड़ी, रंगीन पगड़ी, वो बांधते हैं। और एक हाथ में तलवार रहता है, दूसरे हाथ में ढाल रहता है। तो इसको लेकर के युद्ध का प्रदर्शन करते हुए डांस करते हैं। मतलब इसमें युद्ध का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये वीरता और साहस का प्रतीक है, ये जो डांस है। ठीक है। फगुआ जो है ये होली के महीने में किया जाता है। अग्नि भी एक तरह का जो है नृत्य, धार्मिक नृत्य, जो मुंडा पूजा के दौरान किया जाता है। ठीक है। और झूमर जो है ये फसल कटाई के समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया था पुरुष प्रधान, तो वो तो ये पाई का है, और ये पुरुष प्रधान नृत्य है, मार्शल आर्ट और युद्ध से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे आप कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने इनके लीडरशिप में 1987 में रसिया में पाइका नृत्य का रिप्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस किया गया था, और इसके बाद इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई गई थी। ठीक है। तो इतना बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ है? पारसी अग्नि मंदिर। पारसी समुदाय के पूजा स्थल को क्या बोला जाता है? फायर टेम्पल बोला जाता है। पारसी समुदाय के पूजा स्थल को अग्नि मंदिर, फायर टेम्पल कहा जाता है, या फिर इसको अगियारी कहते हैं, जहां पवित्र अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। चूंकि झारखंड के जमशेदपुर शहर की स्थापना महान पारसी उद्योगपति, इनका कौन नाम है? जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ने की थी। ये एक पारसी थे ना, तो इसलिए यहाँ पारसी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। और इसी समुदाय की धार्मिक आस्था के लिए जमशेदपुर के जुबली पार्क में, कहा? जुबली पार्क के आस जुबली पार्क में जो है ये अग्नि मंदिर स्थापित है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धनबाद जो है इसको भारत की कोयला राजधानी कहते हैं। झारखंड की नहीं, भारत की कोयला राजधानी। देवघर जो है यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। ठीक है, वन ऑफ दी 12 ज्योतिर्लिंग। गिरिडीह जो है ये जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, समेत शिखर, पारसनाथ पहाड़ी। ओके, ये हो गया। इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, जमशेदपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें क्या बोला गया है? झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। द शेयर ऑफ सोन एरिया यूज्ड फॉर कैश क्रॉप्स इन झारखंड इज, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला जा रहा है? देखिए, खेती जो है वो दो तरह की होती है। एक तो पेट भरने के लिए, जिसको बोलते हैं फूड क्रॉप्स, एक ये होता है। दूसरा सीधे बाजार में बेच करके पैसे कमाने के लिए, उसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स, या फिर नकदी फसल। नकदी फसल इसमें गन्ना हो गया, जूट हो गया, तंबाकू, ये सब आते हैं। तो चूंकि झारखंड का इलाका जो है वो कैसा है, पठारी है, और सिंचाई की सुविधाएं बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ के किसान जो होते हैं वो मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। धान जैसी जीवन निर्वाह फसलें उगाते हैं।
तो राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का केवल 5% हिस्सा ही नकदी फसलों के लिए इस्तेमाल होता है। ये पहले भी मैंने जिक्र किया है कि यहाँ जो कृषि है वो बस अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट नहीं के बराबर है, तो जो नकदी फसल है वो भी तो कम होगा। तो ये मात्र 5% के आसपास है। ओके, कंसेप्चुअली इतना बढ़िया से आप कहीं नहीं समझ पाएंगे, ये यहीं पर आप समझ पाएंगे इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। झारखंड टारगेट ये रखना है कि झारखंड से, चाहे वो जेपीएससी पेपर 2 हो या जेसीसी का एग्जाम हो, आप 80 से 85% या 90% तक टच करें अपने मार्क्स को झारखंड जीएस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर डी हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि झारखंड का जो मुख्य खाद्य फसल है वो क्या है? धान है। ठीक है, और नकदी फसल में क्या क्या आता है? जैसे गन्ना, ये नकदी फसल में आता है। जूट, ये भी नकदी फसल में आता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? विच एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन झारखंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के लिए 2001 में जो है JREDA, जेडा, इसकी स्थापना की गई थी। क्या है ये? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है राज्य में सौर ऊर्जा, बायोगैस, मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इसको बढ़ावा देना और गांवों तक साफ ऊर्जा पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जेडा। ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन ए, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका काम क्या है? प्रदूषण रोकना, ना कि ऊर्जा बनाना। बी और डी जो है ये भटकाने के लिए, कुछ है नहीं इसमें। तो याद क्या रखना है? ये जो जेडा है इसकी स्थापना 2001 में हुई है और इसका काम क्या है? ऊर्जा विभाग के तहत ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। ओके, they will be empowered with the help of वर्ल्ड बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इसमें जो है 2016 में वर्ल्ड बैंक की मदद से झारखंड के जो युवक युवतियां हैं, खासकर जो स्कूल छोड़ चुके हैं, तो उनको एम्पावर्ड करने के लिए जो है ऐसे स्किल स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, जैसे कि जीवन कौशल, लाइफ स्किल हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, ये 2016 में शुरू हुआ था। और ये कौन सी योजना है? ये है तेजस्विनी योजना वर्ल्ड बैंक की मदद से। तो इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद आपको ये रखना है कि 14 से 24 वर्ष की युवक युवतियां जो स्कूल छोड़ चुके हैं वो इसमें आते हैं। फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और इसको जो है JWDS, झारखंड महिला विकास समिति के द्वारा लागू किया गया है। ओके, और इसमें आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि इस तरह से झारखंड जो है देश का पहला राज्य था जहां वर्ल्ड बैंक ने यहाँ के युवक और युवतियों के लिए, मतलब किशोरियों के लिए, ऐसी योजना जो है शुरू की थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ पर युवक नहीं होंगे, सिर्फ युवतियाँ, है ना, किशोरियाँ। ठीक है, यहाँ सिर्फ लड़कियों की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। 14 से 24 वर्ष की जो किशोरियाँ हैं, जो युवतियाँ हैं, उनकी बात हो रही है, इसमें युवक शामिल नहीं है। ऑप्शन डी, तेजस्विनी योजना। ओके, अभी अगर बात की जाए इनके लिए किस तरह की योजना है, जैसे एक तो मैया सम्मान योजना है फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, और जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, इसमें क्लास 8 से 12 तक के जो बच्चियां हैं उनको नगद सहायता दी जाती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट,
झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें क्या क्या कहा जाता है इनको? झारखंड इज फेमस फॉर मेटल वर्किंग लेबरर हु मेक ब्यूटीफुल वाइट ब्रेसलेट्स। इसको क्या कहा जाता है? इस ब्रेसलेट को क्या कहा जाता है? झारखंड के जो धातु शिल्पी, इसमें मलार आते हैं, मल्हार जनजाति के लोग आ जाते हैं। तो इसमें पीतल और कांसी मतलब ब्रास और ब्रोंज, इसको पिघला करके एक बहुत ही खूबसूरत आभूषण जो है बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जनजाति महिलाएं जो पारंपरिक रूप से थोड़े चौड़े लेकिन भारी धातु कंगन, जिसे वाइट ब्रेसलेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, भारी धातु के कंगन होते हैं, इसी को बोलते हैं व्हाइट ब्रेसलेट्स। ये पहनती है यहाँ की जनजातीय महिला। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा में इसको चूर बोला जाता है। ओके, तो व्हाइट ब्रेसलेट क्या हुआ? आपने देखा होगा मोटे मोटे कंगन रहते हैं, है ना, भारी भरकम, उसी को चूर बोला जाता है। और इन आभूषणों को बनाने के लिए डोकरा कला का इस्तेमाल होता है। डोकरा कला का इस्तेमाल होता है मतलब लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि के इस्तेमाल से इसको जो है बनाया जाता है। ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें और कुछ वैसा नहीं है जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये अगर जो ऑप्शन, बाकी ऑप्शन को देखा जाए तो ये जो बाला है ये हाथों में पहना जाता है, लेकिन ये पतला कंगन होता है, पतली चूड़ी होती है। ओके, तार कटा, तार कटा जो है ये स्थानीय निकासी के डिजाइन हो सकते हैं, लेकिन आभूषण नहीं है। नेक्स्ट, 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ झारखंड वर्किंग फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ 7 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट? क्वेश्चन नंबर 90, इसमें थोड़ा समझना होगा। इसमें इसका आंसर जो है ये ऑप्शन ए होगा, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो ये जो है ये सब किसके अधीन आती है? ये सब जो है JIADA क्या है ये? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो झारखंड में उद्योगों को स्थापित करने और उनको जमीन मुहैया कराने का काम कौन करती है? JIADA। क्या काम है? उद्योगों को स्थापित करना, उनको जमीन देना। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है इसका काम है। तो इसके नीचे जो है 4 रीजनल अथॉरिटीज हैं। उन 4 रीजनल अथॉरिटीज में एक है RIDA, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये जो रांची है, ये जो है ये रांची और इसके आसपास के 7 प्रमुख जनजातीय जिलों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे कि फैक्ट्री लगाना, है ना, आधारभूत संरचना खड़ा करना, तो ये सब काम किया जाता है। तो ये RIDA हो गया। ओके, और इसमें जो 4 इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, उसके नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। अच्छा, सबका नाम नहीं है, एक बार याद कर लेते हैं। ये RIADA रांची हो गया, रांची इंडस्ट्रियल। उसी तरह से BIADA, उसी तरह से AIADA आदित्यपुर, और SPIADA संथाल परगना। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया क्या अचानक से? हम लोग थे 90 में ना, क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट है 91। झारखंड सरकार ने 2017 में किस कंपनी के साथ क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं को सुधार करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है 2017 में। किस लिए? टू इम्प्रूव क्लाउड बेस्ड सिटीजन सर्विसेज। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑरेकल। उस समय 2017 में मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। रघुवर दास। तो रघुवर दास के कार्यकाल में झारखंड सरकार ने क्या किया? अमेरिका के मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी जो है ऑरेकल, इसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन किया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है,
ओरेकल की जो क्लाउड सर्विसेज है इसका इस्तेमाल करके झारखंड राज्य के जो नागरिक हैं, नागरिक सेवाएं जो हैं, सिटीजन सर्विसेज जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेट्स का डेटा, ये सब को जो है डिजिटल और सुरक्षित किया जाए। तो इसलिए ये जो है समझौता किया गया था। तो ये समझौता कब स्टार्ट हुआ है? 2017 में। कंपनी कौन सी है? ओरेकल। ओके, और काम क्या है इसमें? काम है क्लाउड बेस्ड सिटीजन सर्विसेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था? राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, क्या बोलते हैं इसको? SIRD, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो है झारखंड के रांची के हेहल में है। कहाँ है ये? हेहल, रांची। ये जो संस्थान है ये मूल रूप से 1954 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका जो मुख्य काम है वो है पंचायत प्रतिनिधियों को और ग्रामीण विकास से जुड़े सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। पंचायत प्रतिनिधि जैसे कि मुखिया, सरपंच, सरकारी अधिकारी जैसे कि BDO, है ना, तो उनको ट्रेनिंग देना ताकि गांव का विकास सही तरीके से हो सके, ये इसका काम था। ठीक है, तो SIRD का फुल फॉर्म याद रखना, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसका स्थापना कब हुआ है? 1954 में। कहाँ है ये? हेहल, रांची में। ऑप्शन बी हो जाएगा 54। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में स्थित है? कहाँ स्थित है झारखंड के? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इधर क्या है? बिहार है, इधर क्या है? पश्चिम बंगाल है, इधर छत्तीसगढ़ है, सॉरी, इधर उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ है, और ये यूपी है। ये तो दिमाग में पूरा बैठा लेना आपको, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है, तो ये कौन सा दिशा है? ये जो है पश्चिम है ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए? पश्चिम होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, पश्चिम। ठीक है, और झारखंड जो है 5 राज्यों को स्पर्श करता है, उसमें से जो गढ़वा जिला है ये 3 राज्यों को, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, इसमें 2 जिले हैं, एक खूंटी, दूसरा लोहरदगा, जो किसी अन्य राज्य को टच नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड के किस कवि ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता है? कौन से पुरस्कार की बात हो रही है? भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है अनुज लुगुन, ऑप्शन सी, अनुज लुगुन। अनुज लुगुन जो है झारखंड के सिमडेगा जिले के रहने वाले एक बेहद जो है प्रतिभाशाली युवा कवि और लेखक हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमडेगा। और 2011 में इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता आई थी जिसका नाम था अघोषित उल गुलान। अघोषित उल गुलान। इसी जो है कालजयी कविता के लिए इन्हें हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि ऑथर का नाम है अनुज लुगुन, और जिस पोएम के लिए इनको पुरस्कार दिया गया उस पोएम का नाम क्या है? अघोषित उल गुलान। ठीक है, इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। सुगना मुंडा की बेटी, इसमें जो है JPSC में ये क्वेश्चन आ चुका है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये आप याद कर लीजिए। ठीक ना, देखिए इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पढ़िए तो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो ये जो हर लेक्चर में 25 क्वेश्चन हो रहा है, ये 25 क्वेश्चन नहीं है। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है जो मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे? मलेशिया में हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का। उसमें जो है ये एक बैट्समैन रहे थे। 2008 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सौरभ तिवारी। ऑप्शन ए सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी जो है झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले एक काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। अब तो खैर नहीं खेलते हैं। 2008 में मलेशिया में जब विराट कोहली की कप्तानी में, कैप्टन कौन थे? विराट कोहली थे। विराट कोहली की कप्तानी में जो है ये वर्ल्ड कप इंडियन टीम ने खेला था और जीता भी था। ठीक है, कैप्टन कौन थे? विराट कोहली और सौरभ तिवारी इस टीम के हिस्सा थे। ठीक है, बाकी जो आप देख रहे हैं वरुण एरोन, ये भी जमशेदपुर से हैं लेकिन ये एक तेज गेंदबाज हैं, बल्लेबाज नहीं है। कीर्ति आजाद 1983 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था तो इंडिया टीम ने जीती थी, तो इसके ये सदस्य थे और ये स्पिन ऑलराउंडर थे। रणधीर सिंह, ये 1980 के दशक के क्रिकेटर हैं, 2008 के नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड की कृषि का प्रदर्शन कैसा है? झारखंड की कृषि का प्रदर्शन कैसा है? तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए? राष्ट्रीय औसत से उच्चतर, निम्न, एकदम बराबर या मामूली ऊपर? देखिए, ये जो जानकारी है, इस तरह की जानकारी थोड़ी सी कठिन हो जाती है आंसर करना, तो बाकी जो डेटा आप पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से आंसर करना पड़ता है। ठीक है, देखिए जब झारखंड की कृषि की बात होती है, देखिए पूरा झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। लेकिन ये जो कृषि है ये अपने लिए होता है, मतलब अपना जो है गुजारा चलाने के लिए, एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। अभी हम लोगों ने देखा था ना, नकदी फसल बहुत ही कम है। ठीक है, दो चीज आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। सबसे ज्यादा इनकम किससे आता है? माइंस इंडस्ट्री। लेकिन ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है 2025 से 26, उसमें ये बताया गया कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका रहा इस बार? सेवा सेक्टर का। सेवा सर्विसेज है ना, इसमें क्या आता है? होटल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब आ जाता है। ओके, तो कृषि झारखंड के लिए बस अपने निजी के लिए है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो झारखंड के कृषि का प्रदर्शन जो है पूरे भारत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी खराब या निम्न है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। झारखंड कैसा इलाका है? पठारी इलाका है। तो पठारी इलाका है तो यहाँ जो है जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ है। ठीक है, मिट्टी की उपजाऊ थोड़ी सी कम है और सिंचाई की सुविधा भी बहुत ही कम है। मात्र 15 से 20% भूमि पर ही जो है सिंचाई उपलब्ध हो पाती है, और जिस कारण से जो किसान है यहाँ के वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट निकल करके आते हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि झारखंड की लगभग 70 से 75% आबादी जो है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर जो है निर्भर करती है। 70 to 75%, इसीलिए बोलते हैं इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। दूसरा, ये सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है वो क्या है? कुआं है। ओके, और यहाँ पर जो कृषि होती है वो कैसी होती है? जीवन निर्वाह कृषि है ना, बस अपने लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत किसानों की सहायता करने के लिए कितनी राशि घोषित की थी? ये जो योजना है ये 2018 में, उस समय तत्कालीन सरकार, मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। तो किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, इस नाम से इसको चलाया गया था।
और शुरुआत में क्या हुआ था, शुरुआत में जो है इसके लिए जो बजट रखा गया था वो 2250 करोड़ का बजट था। और इस योजना का जो मकसद था वो क्या था, प्रति एकड़, आपको शायद याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ रखा होगा पहले, प्रति एकड़ जो है 5000 रुपए। इस योजना का मकसद क्या था, किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद पहुंचाना डीबीटी के माध्यम से। ओके, और क्यों ये पैसा क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो बीज और खाद खरीद सके, खेती कर सके, बीज और खाद खरीदने के लिए। तो 5000 प्रति एकड़ की दर से मैक्सिमम जो है 25,000 रुपए तक दिया जा सकता था किसी भी कृषि को, ताकि वो बीज और खाद को खरीद सके। तो इसकी जो घोषणा हुई थी 2018 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कृषि से संबंधित कृषि ऋण माफी योजना चला रही है झारखंड सरकार। ओके, उस योजना के तहत जो कृषि ऋण माफी योजना है उसमें 50,000 से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है, जो माफी की सीमा है, लोन माफी की जो सीमा है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितना जो है राशि घोषित किया, आवंटित कितना किया गया था, तो 2250 करोड़, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था, बजट का अमाउंट पूछा गया था। अब तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था। तो कोई बजट आता है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि जो मैया समान योजना है, 3 चीज मैंने आपको बताया। एक था जेंडर बजट, जेंडर बजट के लिए 34,000। फिर मैंने बताया आपको महिला बाल विकास के लिए, इसके लिए 22,000 करोड़, ये इसी में है, 34 के अंदर है 22,000 करोड़। और फिर इसके अंतर्गत आता है मैया समान योजना। तो मैया समान योजना के लिए कितना था, 14,000 करोड़। तो ये आपको याद रखना है कितना अमाउंट जो है अलॉट किया गया है। ओके, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रांची में पैदा हुए भारतीय पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, जो बीएसआईपी के संस्थापक निदेशक हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट। ओके, और बीएसआईपी के ये फाउंडर भी रह चुके हैं। तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है रांची में जो पैदा हुए हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट, ये क्या होते हैं, जीवाश्म विज्ञानी। ये क्या होते हैं, जीवाश्म विज्ञानी। ठीक है, बीएसआईपी के संस्थापक भी रहे हैं। बीएसआईपी क्या है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ये कहाँ है, ये लखनऊ में है। ठीक है, ये जीवाश्म विज्ञानी फॉजिल साइंटिस्ट होते हैं। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में आपने देखा था, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए कि उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र के अशोक खादान में, कोयला खादान में जीवाश्म पाया गया है ना, और वो लगभग जो है 25 करोड़ वर्ष पहले का है। तो ये जो रिसर्च किया गया, ये किसने किया था, इसी संस्था ने किया है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। इसी संस्था के द्वारा रिसर्च किया गया। 2 चीज पाया गया ना, एक तो समुद्र जल है ना, दूसरा पौधे के जो है जीवाश्म मिले हैं, है ना। तो इसके संस्थापक जो रह चुके हैं, ये कौन है, ऑप्शन को मत देखिए, है ना, ऑप्शन नहीं देखना है, ऑप्शन को नहीं देखना है। देखिए इंस्टीट्यूट के नाम से पता चल रहा होगा, इसके संस्थापक जो है ये कौन है, बिरबल साहनी, है ना। कौन थे, बिरबल साहनी, ये इसके संस्थापक रहे हैं। ओके, तो इसका जन्म रांची में नहीं हुआ है, इसका जन्म रांची में नहीं हुआ है, इनका जन्म जो है पंजाब में हुआ था। लेकिन विकल्प में क्या दिया हुआ है, रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा जो है साहित्यकार रह चुके हैं, कलाकार रह चुके हैं। जिसान कादरी, जिसान कादरी गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने देखा होगा, उसके राइटर हैं ये। ठीक है, तो जीवाश्म विज्ञान से कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है इनका। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सारे ऑप्शन गलत रहेंगे, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो संस्थापक वो बिरबल साहनी है और इनका जन्म रांची में नहीं हुआ था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था, क्वेश्चन नंबर 99। क्या होना चाहिए इसका आंसर, 2016, ऑप्शन
देखिए झारखंड जो है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं ये। दीपिका कुमारी को जो है सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में भी जाना जाता है। 2016 में इनको देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री इससे सम्मानित किया गया था। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है इस गेम से लेकर के वर्ल्ड कप तक, जो आर्चरी का वर्ल्ड कप होता है, तो इन सभी गेम्स में बहुत सारे मेडल इन्होंने जीता है, गोल्ड मेडल भी जीता है। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है? रांची की रहने वाली हैं। ओके, 2016 में इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 2012 में इनको जो है अर्जुना अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और 2014 ये वो टाइम था जब इन्होंने कॉमन एशियन गेम्स मेडल जीते थे। 2010 वो था जब इन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीते थे। तो आपको याद रखना है ये तीरंदाजी से संबंधित है। अर्जुना अवार्ड इनको 2012 में मिला था, पद्मश्री 2016 में मिला था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आता है? यह फसल जो है, ये फसल पैटर्न की जानकारी या इस तरह का जो डेटा होता है, ये थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। कन्फ्यूजिंग क्यों हो जाते हैं? जैसे कि अलग अलग बुक में आप पढ़ेंगे तो वो हो सकता है कि लेटेस्ट डेटा ना लेकर के पहले वाले डेटा का इस्तेमाल करे और अपने बुक में छाप करके आपको दिखाए, तो वेरिएशन देखने को मिलता है इसी कारण से। तो कभी भी इस तरह का आप क्वेश्चन देखते हैं, डेटा को देखते हैं, तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट क्या है 2025 से 26, तो इस तरह के रिपोर्ट से आप जो है क्रॉस चेक किया करें, कीजिए, क्रॉस वेरीफाई किया कीजिए। झारखंड जीएस के लिए ये बहुत ही मतलब सरदर्द है कि कोई डेटा है वो सही है कि गलत, ये कन्फ्यूजन होता रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। ठीक है, और इन सब क्वेश्चन का खास कर मैं ध्यान रखता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको मैं समझाऊं कि अगर बुक में गलत लिखा हुआ है तो क्यों गलत लिखा हुआ है, और सही है तो सही का सोर्सेस क्या है, रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है। देखिए, हम जानते हैं कि जो चावल है ये झारखंड की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, और झारखंड जो है ये इसकी जो खेती होती है, वो जो सिंचाई होती है वो मानसून पर आधारित होती है। ठीक है, मानसूनी बारिश होता है। धान की फसल को पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर जो खरीफ मौसम है इसमें धान को बोया जाता है और इस टाइम में बरसात उतना नहीं होता है। ओके, तो झारखंड के जो झारखंड के कुल बोए गए कृषि क्षेत्र टोटल क्रॉप्ड एरिया ये कितना है? इसका 80% हिस्सा अकेले चावल की खेती इसमें की जाती है। एक मिनट, मैंने क्या क्या बोल दिया? फोन आ रहा था ना, इसलिए मैं भटक गया था। लेट मी करेक्ट। मैंने क्या बोल दिया कि खरीफ में जो है बरसात कम होती है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो धान है, हम जानते हैं कि ये झारखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल है ना? ये प्रमुख खाद्य फसल में आता है। और ये जो धान की फसल होती है, ये जो धान की फसल होती है, इसको पानी की काफ़ी आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ के जो किसान हैं, इसको खरीफ मौसम में बोते हैं। इसलिए खरीफ फसल की कैटेगरी में आता है ये। खरीफ मौसम में बोया जाता है क्योंकि पानी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो झारखंड का जो कुल बोया गया क्षेत्र है, कुल बोए गए कृषि क्षेत्र का लगभग 80% जो है वो चावल की खेती के लिए इस्तेमाल होता है। झारखंड का कुल बोया गया जो कृषि क्षेत्र है, टोटल क्रॉप्ड एरिया जितना है, उसका 80% हिस्सा सिर्फ चावल को जाता है। उसके लिए उसमें जो है चावल की खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ज़मीन। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको याद क्या रखना है? पहला कि जो चावल है ये प्रमुख फसल है।
दूसरा प्रमुख फसल क्या है? मक्का, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा प्रमुख फसल है गेहूँ, ठीक है। चावल को पानी की काफ़ी आवश्यकता है, इसलिए खरीफ मौसम में ये किया जाता है, ठीक है। धान बोया जाता है इस टाइम में, और जो कुल बोया गया कृषि क्षेत्र है, उसका 80% हिस्सा धान को ही समर्पित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और झारखंड के बाकी टॉपिक को भी क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्चुअल तरीके से जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। आप जुड़े रहिए, और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिए जीएस बाय उमा शंकर और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड जीएस का जो पेड क्लास है, फाउंडेशन क्लास, उसको आप परचेज कर सकते हैं कंसेप्चुअल क्लास के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।